एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था। दूर दूर के सभी गांवों से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। सभी पहलवान हट्टे कट्टे थे। पहलवानों की भीड़ में कालू पहलवान सबसे दमदार था, जिसने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। कुश्ती का प्रोग्राम चालू हुआ। बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई। कुश्ती के अंतिम पड़ाव में सभी पहलवानों को कालू से भिड़ना होता था, लेकिन कालू के सामने कोई टिक नहीं पाता था। आखिरकार इस कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता भी कालू ही रहा। गांव के सरपंच ने कालू का हाथ ऊपर कर उसे विजेता घोषित कर दिया और इनाम की 5 लाख को स्वीकार करने के लिए मंच पर बुलाया। कालू भरी भीड़ में चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है? अगर मुझसे जीत गया तो ये 5 लाख उसके, और अगर हार गया तो उसको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। क्या किसी को ये चुनौती मंजूर है? भीड़ के सभी नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। किसी को आगे न आता देख कालू हंसने लगा। तभी एक दुबला पतला आदमी आया और बोला, मुझे तुमसे कुश्ती खेलनी है। दोनों मैदान में उतर गए। सभी लोग कालू के लिए तालियां बजा रहे थे। किसी ने गुल्लू का नाम तक नहीं लिया। अब गुल्लू और कालू के बीच कुश्ती शुरू हुई। गुल्लू किसी तरह से खुद को बचाकर आगे भाग रहा था। सभी लोग गुल्लू की मूर्खता पर हंस रहे थे। गुल्लू को भी लग रहा था कि उसने अखाड़े के अंदर आकर गलती कर दी है, लेकिन वापस बाहर गया तो 1 लाख देने होंगे। गुल्लू ने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से उसको पीछे से पकड़ लिया और कालू को खूब गुदगुदी की। कालू ने किसी तरह उसको छुड़ाया और सामने ले आया। अगली बार जैसे ही कालू ने हाथ उठाया, गुल्लू ने उसके टांगों के नीचे से निकलकर उसकी टांगें खींच दी और कालू गिर पड़ा। भीड़ अब गुल्लू गुल्लू करने लगी। कालू ने अपना होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह खड़ा हुआ। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर गुल्लू ने कालू की टांगों के नीचे से होकर घुटनों के बीच दे मारा। कालू गिर पड़ा और फिर खड़ा नहीं हुआ। सरपंच ने गुल्लू का हाथ ऊपर किया और उसको विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार गुल्लू 5 लाख जीत गया। अफ्रीका के कांगो जंगल की है। कांगो जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था जुम्बा। जुम्बा में कोई इंसान नहीं रहते थे, बल्कि जुम्बा एक जानवरों से संपन्न गांव था। आसपास के सभी गांवों में जुम्बा सबसे प्रसिद्ध गांव था। इसका कारण यह था कि जुम्बा में हॉस्पिटल, स्कूल और खेल का एक मैदान भी था। इसीलिए जुम्बा के लोग आसपास के गांवों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। दूर दराज से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती तो इलाज के लिए सीधे छमियाताई के पास आते। इसीलिए जुम्बा गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। छमियाताई एक बूढ़ी लोमड़ी है जो सभी मरीजों का इलाज 5 रुपए में करती है। छमिया यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल छमिया चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वह पढ़ाई करके कहीं शहर में जाकर बस गया। वैसे तो जुम्बा में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम पानी के कारण यहाँ पर निफा नाम की बीमारी फैल जाती है। निफा बीमारी यहाँ के जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। अब की बार निफा का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। छमिया लोमड़ी ने लैब में टेस्ट कर बताया कि निफा बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा खतरा देगा, उनकी जान भी ले सकता है। छमिया ने गांव के सरपंच भालू से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए। जानवरों को इतना कहने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते और बीमार पड़ने पर छमिया के सामने जाकर खड़े हो जाते। छमिया बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती थी। जानवर लापरवाही करते गए और निफा बीमारी और अधिक फैलती गई।
मरीजों का इलाज करते करते छमिया ताई को भी निफा हो गया। छमिया ताई ने मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमारी अधिक फैलती गई और लोग को मरने की संख्या भी काफी बढ़ चुकी थी। छमिया को इस बात का बहुत दुख था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन छमिया से रहा न गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। अगले दिन छमिया ने सरपंच भालू से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। छमिया ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी की वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार हैं? और याद रखें कि इसमें आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार हमारा टेस्ट सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई राजी नहीं हुआ। छमिया को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। छमिया ने तय किया कि सबसे पहले वह खुद पर ही इस वैक्सीन को आजमाएगी। छमिया गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठी करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर वह हॉस्पिटल में आई और उसने एक दमदार वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल दमदार को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटों के बाद नहीं उठा तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। छमिया ने अपने बेटे और गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ कर देना, मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाई। मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता है। अगर तुम गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य मिलेगा। छमिया लोमड़ी ने ये लिखकर खुद को दमदार का डोज लगा दिया और एक कपड़ा ओढ़कर सो गई। 4 घंटों के बाद छमिया नहीं उठी। किसी ने आवाज लगाई और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और छमिया को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत छमिया के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वह भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वह कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉ छमिया की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर सभी जानवर फूल माला लेकर वहां आए। जैसे ही छमिया का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसको उठाने वाले थे कि वह खुद ही उठ गई। सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। छमिया ने कहा, भागो मत, दरअसल दमदार वैक्सीन बूढ़ों को 6 घंटे के लिए सुलाती है। मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी कारगर है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद छमिया सभी गांव वालों को दमदार का डोज लगा देती है और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए कांगो के शेर ने उसको कांगो रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक गरीब कोयल जिसके पास न तो रहने के लिए अच्छा घर था, न ही नवजात बच्चों को कुछ खिलाने के लिए दाने। कोयल के बच्चे अंडे से फुटकर बाहर आ चुके थे। अब उनको खिलाने के लिए अधिक मात्रा में दाना पानी की आवश्यकता थी। कोयल ने कुछ नया काम धंधा करने की सोची, लेकिन कोयल जहाँ भी जाती उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिनसे वह अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सके। कोयल निराश होकर एक नीम की टहनी पर जाकर बैठ गई। कोयल को उदास देखकर गौरिया उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है, हमेशा सुर में गाने वाली कोकिला बहन आज इतनी शांत क्यों है?
क्या तुम मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकती हो? कोयल ने सारी बात उसको बताई। चिड़िया ने विचार कर कहा, एक जगह है जहाँ तुमको ढेरों पैसे मिल सकते हैं, पर वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो जगह बता सकती हूँ। कोयल ने कहा, जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। चिड़िया ने कहा, तो ठीक है, सुनो। बिजली घर के बाजू वाले आम की बगिया में कौ का नया पब खुला है। सुना है वे नाचने और गाने के लिए एक गायिका की तलाश कर रहे हैं। तुम एक बार वहां जाकर बात कर लो। कोयल वहां गई और पब के मैनेजर से बात कर नौकरी पक्की कर ली। अब कोयल रोजाना शाम को वहां पब में जाती और कौ के लिए गाना गाती। दरअसल कोए बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब कोयल उनके लिए गाना गाती तब वे उनको छेड़ते थे। उन दुष्ट कौ में उस पब का मालिक काजिया भी शामिल था। एक दिन नशे में धुत काजिया कोयल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। कोयल के बच्चों को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। अगले दिन जब कोयल पब में गई तो उसने बच्चों को मार दिया। कोयल ने घर आकर देखा तो उसके बच्चे वहां नहीं थे। वहां पर पड़े हुए खून को देखकर कोयल बहुत रोई। अगले दिन कोयल यह कहने के लिए पब गई कि आज से वह गाने के लिए नहीं आएगी। इतने में नशे में पगलाया हुआ काजिया बोला, मैंने ही तेरे बच्चे को मारा है। तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना, पर तू इसी पब में गाती रहो और यहीं पर पड़ी रहो। सच्चाई सुनकर कोयल ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया और वहां से उड़कर भाग गई। काजिया भी उसके पीछे पीछे भाग गया। नशे में धुत काजिया एक बरगद के पेड़ से टकरा कर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। काजिया के दोस्त उसको हॉस्पिटल लेकर गए। बरगद से भयानक टक्कर होने के कारण काजिया कोमा में जा चुका था। उसके इलाज में उसका पब और सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। कोय की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उस कोयल ने कोय की देखभाल करने का फैसला किया। कोयल रोजाना उस कोय को अनजान लोगों से बचाती, उसको खाना खिलाती और पानी की व्यवस्था करती। अब धीरे धीरे कौर ठीक होने लगा और कुछ सप्ताहों के बाद काजिया बिल्कुल ठीक हो गया। काजिया कोयल की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उससे शादी करने का प्लान बनाया। एक दिन काजिया ने कोयल को बबूल के पेड़ पर मिलने के लिए बुलाया। काजिया के कहने पर कोयल वहां पर पहुंच गई। काजिया ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब कोयल ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं की कि तुम ठीक हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी देखभाल की। अगर मैं तुमको उस स्थिति में मार देती तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब मैं तुमसे सही मायने में बदला ले सकती हूँ। कोयल ने बबूल से एक कांटा निकाला और कोए को भगा भगा कर मार डाला। यह कहानी बिहार के पंखपुर गांव की है। बात उस वक्त की है जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। सभी लोग घरों में प्रकाश के लिए केरोसिन की चिमनी का इस्तेमाल किया करते थे। अंधेरे में उस गांव में रात को क्या होता किसी को ये मालूम नहीं होता था। ऐसा कहा जाता है कि पंखपुर में रात को एक बड़ा राक्षस आता था जो हमेशा किसी न किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता था। पूरे गांव के सामने यह समस्या थी कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। इसी बात को लेकर गांव में कोई न कोई सभा चलती रहती। कुछ दिनों के बाद पंखपुर में कोई पढ़ा लिखा लड़का रहने के लिए आया। जब उसको पता चला कि इस गांव में राक्षस आता है तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि अगर आप चाहो तो हम इस राक्षस को मिलकर मार सकते हैं। गांव वाले उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन उनके सामने यह समस्या थी कि उसको मारेगा कौन। उस लड़के ने कहा कि यह हम सबकी समस्या है और हम सभी को ही निपटना है।
इसलिए हम सब मिलकर उसको मारेंगे। उस लड़के ने अपनी तरफ से एक योजना बताई कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, इसलिए वह कहीं पर छुप नहीं सकता और न ही किसी गली में जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग छुप छुप कर पत्थर फेंक फेंक कर मार देंगे। सभी गांव वाले सहमत हो गए और रात का इंतजार करने लगे। रात को जब वह राक्षस बाहर आया तो उसको सभी गांव वालों ने मिलकर मार डाला। अब पंखपुर के लोग खुशी खुशी रहने लगे। बात आज से कुछ 17 साल पहले की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 10 साल का एक लड़का था जिसका नाम जगदीश था। उस समय जगदीश की उम्र कुछ 8 वर्ष थी। पिता घर का खर्चा चलाने के लिए खेतों में काम करते थे। जगदीश भी इस काम से अपने पिता की मदद करता। जगदीश अपने पिता का साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसके घर के नजदीक की दौलतराम नामक सेठ का घर था। सेठ के भी जग्गू की उम्र का ही लड़का था जिसका नाम रघु था। रघु बड़ा ही घमंडी किस्म का लड़का था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत अमीर है, इसलिए वह जगदीश को देखकर हंसता और उसे चिढ़ाता था। गर्मियों का मौसम था, कड़ी धूप, मई के महीने में सूरज आग उगल रहा था। इतनी तेज धूप में जगदीश और उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। दौलत राम का लड़का बगीचे में बैठा आराम से रसीले आमों का मजा लेता। साथ ही वह उन्हें आम खाते हुए जग्गू को चिढ़ाता रहता। यही नहीं, वह आम खाकर झूठी गुठलियां जग्गू के घर में फेंक देता। इससे जग्गू को गुस्सा आता और वह भी उन गुठलियां को उठाकर वापस रघु के घर में फेंक देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए, लेकिन यह सिलसिला तो चलता रहा। एक दिन किसान ने जगदीश को कहा कि तुम आम की गुठली को वापस मत फेंको, तो जग्गू बोला ऐसा क्यों? गरीब किसान को एक आइडिया आया कि वे इन गुठलियों को अपने खेत में उठाएंगे। जब रघु आम की झूठी गुठलियों को उठाता तो वह ले जाकर इन गुठलियों को अपने खेत में उगा देता। रघु अब भी आम की गुठलियों को जग्गू के घर पर फेंकता था, लेकिन अब जग्गू उन्हें वापस फेंकने की बजाय उनको खेत में उगा देता। उसने कई गुठलियों को अपने खेत में गाड़ दिया। अब बस उसे पेड़ों को बड़ा होने का इंतजार था। मौसम बदल गया और बारिश का मौसम आया। ऐसे ही कई मौसम बदलते गए और 17 साल बाद यानी आज जग्गू आम का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। 17 साल पहले उसके उगाई गई आम के पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं। उन पर मीठे मीठे आम आने लग गए। जग्गू उन्हें बाजार में बेचकर अपने व्यापार को बड़ा कर रहा है। जग्गू के बचपन की मेहनत सफल हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेठ और उसका घमंडी लड़का रघु ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। वे जो कुछ सालों पहले जग्गू पर हंसते थे, वे आज उनके नीचे काम करते हैं। बहुत समय पहले हरियापुर गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। वो दोनों एक बहुत दिनों से एक ढाबा खोलना चाहते थे। मीनाक्षी, सुनो जी, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुली गया। अब देखना हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। महेंद्र, तुम ठीक कह रहे हो मीनाक्षी, वो बस ग्राहक बढ़ जाए। 2 आदमी खाने में क्या क्या मिलेगा? महेंद्र जी, सब कुछ है। दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, रंदोरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। बेस्ट मैजिक स्टोरी सुरेश। चल फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। कल्लू, मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है। मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है।
ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। मीनाक्षी, हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। महेंद्र, हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोल लेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। बेस्ट मैजिक स्टोरी। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। गज्जन सिंह के आदमी, अरे देखो, गांव में नया ढाबा खुल गया और गज्जन सिंह के आदमी को नहीं पता। चलो सब आज इसी ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। बेस्ट मैजिक स्टोरी। ये ढाबे वाली तो बहुत ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। महेंद्र जी, आपको क्या चाहिए, ऑर्डर बता दीजिए। गज्जन सिंह के आदमी, अरे तू सामने से हट कर करेले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। महेंद्र, देखो, तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। गज्जन सिंह के आदमी, तो मुझे तभी सिखाएगा तमीज, तेरी तो। गज्जन सिंह के आदमियों ने महेंद्र को एक तमाचा खींच कर दिया। मीनाक्षी, देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बेस्ट मैजिक स्टोरी। सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल, तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहां से चले जाते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। मीनाक्षी, ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। महेंद्र, अरे तुम जानते नहीं हो, बेस्ट मैजिक स्टोरी, ठाकुर गज सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गांव वाले इससे बहुत डरते हैं। कल्लू, इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते। ठाकुर गज्जन सिंह। कल्लू ने जाकर गज्जन सिंह को सारी बातें बताई। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? कल्लू, मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। ठाकुर गज्जन सिंह, अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। गज्जन सिंह के आदमी, ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। महेंद्र, अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। गज्जन सिंह के आदमी, अच्छा तेरी जुबान बहुत चल रही है, कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। गज्जन सिंह, तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते, पकड़ लो उसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। मीनाक्षी, नहीं ठाकुर, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से पंगा लिया था ना तुम दोनों न, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो, ढाबे में आग लगा दो और इसके पति में भी, दोनों जल के मर जाने चाहिए। मीनाक्षी, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। महेंद्र, मीनाक्षी मुझे बचा लो। मीनाक्षी, गज्जन सिंह, याद रखना, आज इस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र अपने ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे।
मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। मीनाक्षी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। तभी मीनाक्षी ने एक कुकर देखा। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। इतने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। खिचड़ी मछली बनाई रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। वह व्यक्ति, जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? मीनाक्षी, आप रुकिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या? ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है, पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है महेंद्र? मुझे तो ऐसा लगता है आप यही कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो, आप मेरी सहायता कर रहे हो। मीनाक्षी, अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी। मीनाक्षी अब रोजाना ही और जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। गज्जन सिंह, लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, जिसकी किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। गांव वाले, बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है। और कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है? अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। गज्जन सिंह, इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके, जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। शहरी बाबू ही पुलिस इंस्पेक्टर, खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। मीनाक्षी, शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे। बहुत समय पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहा था। चींटियां दिन भर बहुत काम करती थी। दूर खेतों से गेहूं के दाने लाने जैसा कठिन कार्य वो करती थी। उनका यह कार्य बड़े अनुशासन से चलता था। हर सुबह जल्दी में रहती थी। वह अपने सर पर बड़े ही भारी गेहूं के दाने लेकर संतुलन संभालते घर जाती थी। गेहूं का हर एक दाना बड़े ध्यान से गम में रखती और दाने लाने के लिए फिर से वापस जाती। पूरा दिन बिना थके तथा बिना रुके आती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखती। उधर एक आलसी टिड्डा दिन भर छाव में आराम करता और गाने गाता था। भविष्य में क्या होगा इसकी फिक्र किए बिना वह आराम से जीता था। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पर दया आती थी। दिन बीत रहे थे, तब भी टिड्डा आलस भरा घास पर कूदता आराम से स्वादिष्ट खाना खाता और गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाना लेकर घर में अच्छे से संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी,
एक दिन हर रोज की तरह चिड़िया दाना ले आ रही थी, तभी उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिरी, इसलिए वह बुरा मानकर रोने लगी। उसे मदद करने की बजाय पीड़ा उसे देखकर हंसने लगा। टिड्डे महाशय, ये दाना मेरे घर तक उठाकर ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। चींटी के बातों को अनसुना करके टिड्डा अपने ही संगीत में धुन रहा गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। थोड़ा आओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना भी सुनो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुना करके अपना घर गर्दन घुमा ली। थोड़ा सा जल्दी में ही वह खेत की तरफ वह रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ और मेरे साथ नाचो गाओ को भूल कर घर का थोड़ा सा मजा लेते हैं। बारिश का मौसम है, इसलिए खाना इकट्ठा करने में लगी। चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया, अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त है बरसात की तैयारी के लिए। चींटी को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वह अपने रास्ते निकल गई। इधर टिड्डा पूरी ऋतु में अपने ही नाच गाने में व्यस्त रह गया। सारे दिन काम करके बारिश की तैयारी करने के बजाय उसे खेलना, नाचना, गाना इन्हें महत्व दिया। ये सुंदर गर्मी के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश और उसके बाद सर्दी आने वाली है, ये तो वो भूल ही गया था। जल्दी ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटा था, धुंधला, और रात बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरह से आने पर सर्दी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा और खुद को सूखे पत्तों से बचने की कोशिश में थकने लगा। परंतु हवा जोर से आने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ मिला नहीं था। उससे पता चला कि अगर खाने को कुछ भी नहीं मिला तो वो जल्द ही मार जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्द उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। सर्दी से वह भूखा था। उससे बर्फ से बचने के लिए न घर था, न खाने के लिए खाना था। सारी हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की सर्दी हर बार से बहुत ज्यादा है। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का आनंद ले रही है। मैं चींटी के पास जाता, वहाँ मुझे खाना मिलेगा और रहने के लिए जगह भी। टिड्डे को अपने आप पर शर्म आई। वह थककर चींटी के घर तक गया और उसने दरवाजे पर आवाज लगाई। नमस्ते चींटियों, वह मुस्कुराते हुए बोला। मैं आ गया तुम लोगों के लिए गण गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी, ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं टिड्डे महाशय, हमें आपका गाना सुनने की कोई इच्छा नहीं है। टिड्डे ने उनसे घर में रहने के लिए गिड़ा कर विनती की और जिंदा रहने के लिए खाने की भीख मांगी। चींटी ने टिड्डे से कहा, क्या आपने सर्दी के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया? तो गर्मियों में आखिर आप कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए समय ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपना कारण बताया। मैं संगीत में इतना व्यस्त था कि मैं वो में समझ ही नहीं पाया कि गर्मी का समय कब निकला गया। चींटियों ने उसकी तरफ गौर से देखा और दरवाजा बंद कर अपने काम पर चली गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था उसके तरफ मुड़कर बोली, पूरी गर्मी के मौसम में मैं काम करती रही और तुम गाना बजते और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास ना खाना है और ना रहने के लिए आसरा है। सर्दी के मौसम के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। मैं एक नदी हूँ,
लोग मुझे भारत की सबसे महान और पवित्र नदी मानते हैं। मेरा नाम गंग है। मेरा उद्गम हिमालय की गंगोत्री हिमानी से हुआ है। मैं गोमुख नामक स्थान पर हिमानी से निकलती हूँ। इस स्थान पर मेरी धारा नन्ही और पतली है। यहाँ लोग भागीरथी कहते हैं। हिमानी की बर्फ पिघल पिघल कर मेरी धारा में मिलती रहती है, इसीलिए मैं सदा निरा हूँ। भागीरथी के नाम से बहती हुई मैं गंगोत्री पहुँचती हूँ। यह एक तीर्थ स्थान यहाँ गंगोत्री का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ देश विदेश से यात्री आते हैं। वे मेरे अत्यंत ठंडे और निर्मल जल में स्नान करते हैं। नहा धोकर वे मंदिरों में मेरी मूर्ति की पूजा करते हैं। मुझे यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मेरी छाती गर्व से फूल जाती है। नाचती, कूदती और कलकल करती हुई मैं आगे बढ़ती इस पहाड़ी मार्ग में मेरा प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। मैंने यहाँ पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को काट रास्ता बनाया है। इससे मेरी घाटी कहीं कहीं बहुत गहरी हो गई है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर मेरी धारा में लुढ़क कर आ जाते हैं। बल खाती और शोर मचाती मैं देवप्रयाग पहुँचती हूँ। यहाँ मेरी सखी अलकनंदा मुझसे आकर मिलती है। इस मिलन के बाद मेरी धारा और तेज हो जाती है। देवप्रयाग के बाद लोग मुझे गंगा के नाम से पुकारते हैं। गंगा के नाम से मैं ऋषिकेश पहुँचती हूँ। यहाँ मेरी धारा पर तारों से बना एक पुल है, जिसका नाम लक्ष्मण झूला है। यात्रियों के चलने से यह पुल हिलने डुलने लगता है। यहाँ अनेक भव्य मंदिर हैं। मेरी धारा के दोनों ओर साधु सन्यासियों के अनेक आश्रम हैं। इन आश्रमों में वे तपस्या करते हैं। ऋषिकेश के बाद मैं हरिद्वार पहुंचती हूँ। यह एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरिद्वार में पूरे साल मेरे तट पर कोई न कोई मेला लगा रहता है, लेकिन इनमें कुंभ का मेला सबसे बड़ा होता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ के मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। हरिद्वार में मेरी धारा से एक नहर निकाली गई है। लोग इसे गंगा नहर कहते हैं। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। हरिद्वार में बिजली की भारी मशीनें बनाने का कारखाना है। इस कारखाने को चलाने के लिए मैं ही पानी देती हूँ। हरिद्वार के बाद मैं मैदानी भाग में प्रवेश करती हूँ। यहाँ मेरी धारा की गति मंद हो जाती है। धीरे धीरे बहती हुई मैं कानपुर पहुँचती हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। इस नगर में कपड़ा बनाने और चमड़े की वस्तुएं बनाने के अनेक कारखाने हैं। ये कारखाने ढेर सारा गंदा पानी मेरी धारा में डाल देते हैं। कानपुर से चलकर मैं इलाहाबाद पहुंचती हूँ। इस नगर की लोग प्रयाग भी कहते हैं। यही यमुना और सरस्वती से मेरा संगम होता है। संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों यात्री आते हैं। यात्री दिन रात मेरे तट पर ही रहते हैं। कुछ दिनों के लिए मेरे तट पर तबुआ का एक बड़ा सा नगर बस जाता है। प्रयाग से मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। निरंतर बहना मेरा स्वभाव है। बहते बहते मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी को लोग काशी भी कहते हैं। यह प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यह एक महान तीर्थ स्थान और संस्कृत विद्या का केंद्र है। वाराणसी के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि कई नदियां मुझ में समा जाना है। अब मेरा पाठ बहुत चौड़ा हो जाता है। बिहार राज्य से बहती हुई मैं पश्चिम बंगाल पहुंचती हूँ। पश्चिम बंगाल में मैं 2 धाराओं में बंट जाती हूँ। पूर्व की ओर मेरी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरी धारा दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस धारा के उत्तरी भाग को लोग फिर भागीरथी कहते हैं। इसका दक्षिणी भाग हुगली कहलाता है। इसी के किनारे कोलकाता महानगर बसा है। कितनी अजीब बात है कि भारत की प्रमुख नदी होते हुए भी मेरा एक नाम नहीं है। उद्गम से लेकर मुहाने तक मेरे कई नाम पड़ गए हैं। यह भारतवासियों की विभिन्न इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए मैं भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हूँ। गोमुख से हरिद्वार तक मेरा जल चांदी जैसा चमकता है।
मेरी धारा में पड़ा सिक्का भी दूर से दिख जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि कानपुर के बाद मेरा जल गंदा हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि लोगों का ध्यान अब इस गंदगी की ओर गया है। भारत सरकार ने मेरे इस जल को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है। सरकार का एक पूरा विभाग इस काम में लगा है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल शुद्ध हो जाएगा और गोमुख से लेकर सागर तक गंगा का जल चांदी जैसा चमचम करेगा। तभी सही अर्थों में मैं जीवनदायिनी नदी कहलाऊंगी।